हेलो स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीबीए फर्स्ट ईयर एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर, ये दोनों क्लासेस में काम आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके यूनिट के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तीनों यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ध्यान से पढ़िए और सुनिए। नंबर 1, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? सबसे पहले आप पर्सनालिटी होता क्या है? व्यक्तित्व बोलेंगे हम इसे हिंदी में। पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। पर्सोना वर्ड से पर्सनालिटी लिया गया है। जब आप अपने बचपन से लेकर जब तक आप बड़े होते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। आपकी खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर, आप किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से दिखाई करते हैं, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी नॉलेज, आपके बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर, आप कितने इमोशनल हैं किसी चीज़ को लेकर, कितने सेंसिटिव हैं, ये ओवरऑल सारी चीज़ें मिलकर एक इंस्टीट्यूशन जो खड़ा करती है उसे बोला जाता है पर्सनालिटी। आपका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है? इन सारी चीज़ों को क्या मिलाकर बोलेंगे हम? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक का मतलब ये होता है कि वो चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पर्सनालिटी 3 साल की कोई ग्रेजुएशन की स्टडी है या फिर 2 साल की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी है। फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न, उस दिन से लेकर अंटिल द डे यू आर अलाइव, जब तक आप जिंदा हो, आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखोगे या किसी ना किसी को कुछ सिखाओगे। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है? अलग अलग लोगों से, इन्वायरमेंट से, स्टडीज़ से, कोई स्किल सेट सीखने से, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। इसके कुछ नेचर्स होते हैं। सबसे पहला बिहेवियर एंड एक्शंस। हर व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग होता है। सेम सिचुएशन है, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम आई है, बट अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर रहेगा। एक्शंस, हम उस काम को किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर कोई वीक स्टूडेंट है, उसे एक आंसर याद करने में हो सकता है 2 घंटा लग जाए, बट अगर कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट है थोड़ा, जो पढ़ाई में अच्छा है, उसे वो आंसर याद करने में हो सकता है 15 या 20 मिनट लगे। तो बिहेवियर, हम किस तरीके से व्यवहार रखते हैं, एंड एक्शंस, हमारे काम को किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मीन्स आप फिजिकली कैसे अपेयर हो रहे हो, आपकी हाइट क्या है, आपकी हेल्थ क्या है, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा रहेगा। एंड साइकोलॉजिकल मीन्स आपके ब्रेन्स, लगभग आप कितने स्मार्ट हो, आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस चीज़ को कितनी जल्दी ग्रास्प कर पाते हो, आपकी नॉलेज कैसी है, आप किसी चीज़ को, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, आप कैसा याद रख सकते हो, या फिर आप हो सकता है कोई लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, लगभग ऑल योर ब्रेन पर्सनालिटीज़। लास्ट, कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव वे में जाएगा ही, आपको एक पॉजिटिव और फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना, पॉसिबिलिटी है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आए। नंबर 1, हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब वो है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। आपके पेरेंट्स से आपको जो चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि हो सकता है आपके पेरेंट्स अगर स्मार्ट हों तो आप भी स्मार्ट रहोगे। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की जिस तरीके से हाइट है तो आप पे भी आपकी हाइट उस तरीके से डिपेंड करेगी। जो हमारे डीएनएज होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, वो चीज़ होती है हेरिडिटी। हमारी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इनबिल्ट हमें हमारे मम्मी पापा से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से ही मिलती है। दैट कम्स अंडर हेरिडिटी, ठीक है? ब्रेन मतलब मैंने अभी आपको बताया, अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपके पेरेंट्स जैसे मैथ्स में अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो उनकी ऑफस्प्रिंग हो, जो उनका बच्चा हो, वो भी मैथ्स में स्मार्ट हो। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हेरिडिटी में ही आएगा। लाइक आपका अपीयरेंस कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, आपके ब्रेन लेवल कैसे है, ठीक है? नेक्स्ट, सोशलाइजेशन। ये हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है? सोशलाइजेशन, होम, फैमिली एंड सोशल कल्चर्स। हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारी फैमिली कैसी है, हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या फिर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब केवल आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो। जॉइंट फैमिली मतलब आपका एक पूरा भरा हुआ अच्छा परिवार है। उसके कारण भी आपकी पर्सनालिटीज़ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। आप समाज में आते जाते हो, सोशल गैदरिंग्स में जाते हो, ये सारी चीज़ें भी एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी पर्सनालिटी पे। कल्चरल फैक्टर,
कल्चरल फैक्टर हम जिस देश में रहते हैं, फिर हम जिस स्टेट में रहते हैं, फिर हम जिस सिटी में रहते हैं। देखो, इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। आपको हर 10 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ एक नया रिलीजन या कल्चर मिल जाएगा और एक नई भाषा मिल जाएगी। तो ये कल्चर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी पर्सनालिटी पे। आप सिक्किम साइड जाओ, आप अलग बता सकते हो कि ये सिक्किम के लोग हैं। आप कश्मीर साइड जाओ, आप अलग बता पाओगे उनके फिजिकल अपीयरेंस के कारण ही कि ये कश्मीर के लोग हैं। तो वहाँ का कल्चरल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेस। सक्सेस क्या है? कोई भी काम जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, सफलता जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए और वो चीज़ हमें मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एग्ज़ामिनेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और हम पिछले 1 साल से उस एग्ज़ामिनेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारा वो रिज़ल्ट क्लियर हो जाए, हम उस एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर जाएं, वो कहलाएगी सक्सेस या सफलता, ठीक है। नेक्स्ट, हर्डल्स। हर्डल्स मतलब रुकावटें, बाधाएं जो हमें सक्सेस में आएंगी कि हम इन चीज़ों के कारण हमारा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शन। बहुत बेसिक सी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका फ़ोन रिंग हो गया, आप तुरंत फ़ोन देखना चाहोगे कि किसका मैसेज आया है या फिर क्या नोटिफिकेशन आया है। इसे कहा जाता है डिस्ट्रैक्शन। आप कुछ काम कर रहे हो बट आप अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, टीवी देखने लग गए हो, मम्मी ने आवाज़ लगा दी तो आप बाहर ग्रुप में खड़े हो गए बातें सुनने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये बहुत अच्छा और नया वर्ड है, मैंने क्लास में भी इसके बारे में काफ़ी बार बताया। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को कल के लिए टाल देते हैं। अरे अभी मेरे पास टाइम है, मैं कल पढ़ाई कर लूँगा। अरे अभी मेरे पास टाइम है, मैं कल या परसों ये चीज़ कर लूँगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम हमारे काम को जो आज हमें करना चाहिए बट हम उसे कल पर टाल रहे हैं, कल के बाद फिर परसों पर भी टाल रहे हैं और एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसे कल पर टाले ही जा रहे हैं। इसे कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। दैट आप लेजीनेस शो कर रहे हो अपने बिहेवियर में, ठीक है। टॉक्सिक फ्रेंड्स, ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना मैं तुझे करने दूंगा, ये टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं। टॉक्सिक फ्रेंड्स की कंपनी में नहीं रहना चाहिए। आप ऐसे फ्रेंड्स की कंपनी में रहो जो आपके साथ पढ़ाई करें या फिर फ्यूचर में उनका कोई गोल हो, कोई करियर हो, उस तरीके से। टॉक्सिक फ्रेंड्स वो कहलाएंगे कि ना तो वो खुद कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और ना आपको करने दे रहे हैं, ठीक है। वो एक तरीके से आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तरीके से हम नेगेटिव फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। सोशल मीडिया, सबके पास इंस्टाग्राम है, सबके पास फेसबुक है, सबके पास यूट्यूब है। इन सारी चीज़ों को पॉजिटिवली भी यूज़ किया जा सकता है बट हम कहाँ एंटरटेन होते हैं, जहाँ हम रील्स देखते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे कोई काम की नहीं है। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस हर्डल्स है। हर्डल्स मतलब जो हमारी बाधाएं, हमारी रुकावटें आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको सक्सेस पाने से रोकेंगी। नेक्स्ट, सेल्फ डाउट। अपने कंफर्ट जोन में बने रहना कि नहीं, मेरी कैपेसिटी एक दिन में 3 घंटे पढ़ाई करने की ही है, मैं 3 घंटे ही करूँगा। अपने सेल्फ डाउट में रहना, यार मैं तो हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। अपने आप को डाउट में रखना, जबकि इंसान को खुद को डाउट में नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट अपने आप पे 100% भरोसा करके खुद को एक चांस पूरी ईमानदारी के साथ ज़रूर देना चाहिए कि एक बार मेहनत करते हैं, ठीक है। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत होना, इट्स ओके। आप नर्वस हो अपने एग्ज़ाम के लिए, आप नर्वस हो अपने इंटरव्यू के लिए, दैट्स फाइन। बट हमेशा सेल्फ डाउट रखना कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं पढ़ाई में वीक हूँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स किस चीज़ के हो गए? आपके हर्डल्स के, सक्सेस में जो आने वाली आपकी बाधाएँ हैं या रुकावटें, ठीक है। नेक्स्ट, फेलियर। सक्सेस का उल्टा फेलियर। हम जो कोई काम करना चाह रहे हैं हम उसमें अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। हम किसी का फेवरेबल रिज़ल्ट चाह रहे हैं, वो हमारा फेवरेबल रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, तो वो आ जाता है फेलियर में, ठीक है। किसी भी काम को हम करना चाह रहे हैं पर उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फेलियर, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स अफेक्ट हैं जिसके कारण हमें फेलियर्स फेस करना पड़ती है। ऐसी कौन सी चीज़ें आपने करी होंगी तो आप फेल हुए हो? लाइक पुअर प्लानिंग। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरी होती है। भले ही आप छोटा मोटा एग्ज़ाम भी दो,
अनटिल और अनलेस अगर आपको ये ही नहीं पता है कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपका सिलेबस क्या है, ये चीज़ें प्लानिंग का ही पार्ट होती है। अगर आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है और सिलेबस क्या है, तो आप क्या पढ़ाई करोगे और क्या। पुअर प्लानिंग की बात कर रहे थे हम। पुअर प्लानिंग मीन्स किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग तो चाहिए ही, अदरवाइज 100% वो चीज़ फेलियर में ही टर्न होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक मतलब बहुत ज़्यादा हमने कुछ ख्याली पुलाव पका लिए हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। अनरियलिस्टिक मतलब मैं एक दिन में 100 करोड़ कमा लूँ या फिर मैं एक दिन में अंबानी बन जाऊँ, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप कर सकते हो, जिसको करने की आप क्षमता रखते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, उसी चीज़ का गोल सेट करो, उसी के लिए प्लानिंग करो और उसी को अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होना होता। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है, आपके पोटेंशियल के बाहर है वो चीज़। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। 2 दिन हमने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, तीसरे दिन हमें नींद आ रही है, हम नहीं उठ रहे सो के। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। देखो, मोटिवेशन 3-4 दिन रहेगा, मोटिवेशन सबको बहुत तगड़ा आ जाता है कि नहीं आज पढ़ाई कर लेते हैं या फिर मुझे मेरी बॉडी बनानी है, तो एक फिटनेस गोल का मोटिवेशन आ जाता है। बट मोटिवेशन रोज़ नहीं रहता, बट डिसिप्लिन रोज़ ज़रूर रह जाता है। बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी सुबह एक अलार्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आप सुबह 5 बजे उठने लग जाओगे। वो आप मोटिवेशन से नहीं उठोगे, वो आप किस चीज़ से उठोगे, डिसिप्लिन से उठोगे। इसलिए लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि अगर आप अपना फेलियर फेस कर रहे हैं तो। किसी भी पर्सन को, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी XYZ व्यक्ति हो, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ओवरकमिंग फेलियर्स। अब हम हमारी असफलता से बाहर कैसे आएंगे या फिर हम क्या सीखेंगे। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब ये है कि आपको हार नहीं मानना चाहिए। हो सकता है अगर ये काम नहीं हुआ तो आप किसी दूसरी चीज़ में बहुत ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निराश होकर बैठ गए, बिल्कुल थक के बैठ गए कि यार मेरे से ये एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा बेटर हो, अभी तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाए हो। तो नेवर गिव एटीट्यूड मतलब यही है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड इंस्पिरेशन। किसी ना किसी को इंस्पिरेशन बना लो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी काम किए हैं। विराट कोहली को ले लो, किसी भी UPSC एस्पिरेंट को ले लो, जिन्होंने पूरी मेहनत से 3-4 अटैम्प्ट्स के बाद अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। इंस्पिरेशन उसे बनाना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफ़ों के बाद, तकलीफ़ों का सामना करके कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है। ठीक है। ऐसी किसी इंस्पिरेशन ले लो। जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से उनका रूटीन है, वो आप फॉलो करने लग जाओ तो आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी। डेवलप हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स मतलब वो चीज़ें खाओ जो आपके लिए हेल्दी हो, वो चीज़ें करो जो आपके लिए हेल्दी हो। आप क्या खा रहे हो, आप क्या फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं। जो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है, जो चीज़ आपके लिए हेल्दी है, आप वो काम करो। नेक्स्ट, बी पैशनेट। जुनून एक वर्ड सुना होगा आपने, पैशनेट रहना चाहिए अपने काम के लिए। भले ही आपको कितनी बार फेलियर मिले, बट आपको एक पैशनेट रहना चाहिए। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। वो 99 टाइम्स फेल हुए थे, 100 टाइम्स में जाके उन्हें समझ में आया था, या फिर 100वां जो उनका एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में उनका बल्ब बना था। अगर कोई व्यक्ति 99 टाइम्स फेल हो रहा है बट स्टिल ही वांटेड टू डू कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है, मैं बना के रहूँगा, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उसको कहते हैं पैशनेट। उन एडिसन का एक पैशनेट, कितने पैशनेट होंगे वो, ये सोचो अपनी लाइफ में। अगर कोई व्यक्ति 10 बार ही फेल हो जाता है ना, तो ही वो गिव अप कर देता है कि नहीं हो पा रहा, बट उस व्यक्ति ने 99 टाइम्स में भी गिव अप नहीं किया। सो बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। अपने वर्क के अबाउट में हमेशा पैशनेट रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सॉट एनालिसिस। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चांसेस है इसके एग्ज़ाम में आने के। SWOT, ये चारों अल्फ़ाबेट्स एक एक पॉइंट के लिए स्टैंड करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या फिर आप एथलीट हैं, आपकी बॉडी।
आप कितना ज़्यादा अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। अगर आप किसी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर रहे हैं तो आपको आपकी पढ़ाई को, अपने माइंड को अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वीकनेसेस। अगर आपने अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया तो वही एथलीट की बॉडी वीक हो जाएगी, वही आपकी एक वीकनेस बन जाएगी और कहीं ना कहीं आगे जाके वो एक थ्रेट भी बन जाएगी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी वीक है, अगर आपने उसको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ एज आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो आप अपनी एक अर्ली एजेस में कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी वीकनेस और थ्रेट्स दोनों में आ जाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, देखो वक्त रहते आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान लेना चाहिए। आज आप 19-18 में ग्रेजुएशन करोगे, ये सही है। ये ग्रेजुएशन आप अपनी 40 या 45 की एज में जाके करोगे, वो कर सकते हो बट उतना सूटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़। सही टाइम पे, सही उम्र में आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पहचान लेनी चाहिए। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, आप अपना बिजनेसेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना कम्प्लीटली आना चाहिए। स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या मजबूती है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हो। वीकनेस, आपकी क्या कमज़ोरी है, जिस चीज़ पे आप काम कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़, आपको क्या क्या चांसेस मिलेंगे लाइफ में। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड थ्रेट्स, आपके मन में किसी चीज़ का डर है या फिर कोई ऐसी कुछ हुआ है पास्ट में जिसको कारण आपको कहीं ना कहीं थ्रेट है आपके दिमाग में, ठीक है। जैसे लोगों को इंटरव्यू का थ्रेट होता है या फिर स्टेज फोबिया होता है, वो स्टेज पर जाके बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोल सकते। वाटर फोबिया होता है, बहुत सारी चीज़ें फोबिया होती है। अधिकतर स्टेज रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू फोबिया ऐसा होता है जो अधिकतर स्टूडेंट्स डील करते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, स्मार्ट गोल्स। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। स्मार्ट गोल, 5 अल्फ़ाबेट्स एक ना एक वर्ड टर्म के लिए डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका कोई एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब भी करना चाहती हूँ पर मैं बिज़नेस भी करना चाहती हूँ पर उसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी जाना चाहती हूँ। आप किसी एक चीज़ को फाइनल गोल बनाओ, एक चीज़ पे स्पेसिफिकली जाओ। नेक्स्ट, मेजरेबल। मेजरेबल इन द सेंस आपके मार्क्स आते हैं, 10 आउट ऑफ आपको 9 मार्क्स मिले हैं या फिर 10 आउट ऑफ आपको 5 मार्क्स मिले हैं, वो चीज़ मेजरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी है चलती जा रही है, हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर हम स्टैग्नेंट हैं, हम एक ही पोजीशन पे हैं या फिर हम और ज़्यादा नीचे गिर गए हैं। वो चीज़ मेजरेबल होनी चाहिए ताकि हमें हमारी पता चलता रहे कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अटेनेबल, अचीवेबल। A स्टैंड्स फॉर अटेनेबल एंड अचीवेबल। अचीवेबल इन द सेंस उसको अचीव कर लेना चाहिए, ऐसा अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए कोई चीज़, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना, हाँ हम क्रैक कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। आर रिलेवेंट। रिलेवेंट मैंने आपसे यही कहा कि एटलीस्ट वो आपकी फील्ड से या फिर जिस भी पोजीशन पे या फिर जिस भी अकाउंट्स में आप जाना चाहते हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए। आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप अपने 80% मार्क्स लाने के बारे में सोच रहे हो, तो एटलीस्ट वो जो काम है या फिर वो जो इवेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए। T स्टैंड्स फॉर टाइम बेस्ड। टाइम मतलब ऐसा नहीं कि वो n नंबर ऑफ़ टाइम चलता ही जा रहा है, हम 10 साल से किसी एक काम के पीछे लगे हुए हैं या फिर हम 10 साल से किसी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगे हुए हैं, वो नहीं। टाइम बेस्ड मतलब आप अपने आप को एक समय दो कि मैं अपने आप को 2 साल का समय दे रही हूँ, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, या फिर मैं अपने आप को 2 साल का समय दे रही हूँ कि मैं ये बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहती हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक होना चाहिए, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं। मेजरेबल ताकि हम उसे नाप पाएँ, हम इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर हम ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं। अटेनेबल, अनरियलिस्टिक ना हो, हम अचीव कर सकते हैं। रिलेवेंट एंड अटेनेबल स्लाइटली सेम ही है। रिलेवेंट का मतलब ये है कि वो आपकी पर्सनालिटी से, आपके एजुकेशन से, आपके बिजनेस से रिलेवेंट होना चाहिए। टाइम बेस्ड, एक स्पेसिफिक टाइम लेकर रखो कि ओके फाइन इतने टाइम में हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस, तनाव, सबको स्ट्रेस है।
कोई चीज़ हम करना जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और हमें थोड़ी एंजाइटी फील हो रही है, हम थोड़ा घबरा रहे हैं, हमारे दिमाग में तनाव है, उस चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन है, उसे कहा जाएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके कुछ टाइप्स हैं। फिज़िकल नंबर 1, ये हमें इन्वायरमेंट और सोशल के प्रेशर से आता है। सोशल का प्रेशर कैसा? जैसे हमारी पड़ोस वाली आंटी का बेटा है, वो भी आपकी सेम क्लास में, उसके 85% बने, आपके 55% बने, ये थोड़ा सोशल स्ट्रेस आ जाता है कि एक कंपटीशन, एक लोग कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल इतनी बेटर है, वो लग्जीरियस ब्रांड्स पहन रहे हैं, हम लोकल ब्रांड्स पहन रहे हैं, उनके बच्चे कार में ट्रैवल कर रहे हैं, हम स्कूटी या साइकिल पे घूम रहे हैं। ये क्या होता है, कभी ना कभी लोगों को ये थोड़ा स्ट्रेस दे देता है उनके दिमाग में, या फिर बच्चों को भी स्ट्रेस आने लग जाता है कि मेरा परसों एग्ज़ाम है और मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, ये सारे इसमें आएंगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी मतलब यही है कि आप ब्रेनली सोच रहे हो, आपने पढ़ाई नहीं की है, बट आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस तो फेस करोगे ही करोगे। अब स्ट्रेस से क्या क्या चीज़ें होती है? नंबर 1, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, एक तरीके से जो सामने आ रहा है उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, बिकॉज आपने वो काम नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था पिछले दिनों में, तो ऑब्वियसली आपको फ्रस्ट्रेशन होने ही लग जाएगी। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि आपके किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया या फिर किसी से थोड़ी हॉट टॉक हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, उसे कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अधिकतर वर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेसेस में, कॉर्पोरेट जॉब्स में यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो लोगों के बीच थोड़ी बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है, कुछ हॉट टॉक इस तरीके से हो गई है जब मेरा ओपिनियन अलग है और आपका ओपिनियन अलग है। नेक्स्ट, सोशल प्रेशर। ये सोशल प्रेशर मैंने अभी आपको बताया था, उनके बेटे के 85% बने हैं, उनके बेटे की इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। ये जो आसपास के हमारे जो सोसाइटी हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ये लोग जो हमें एक सोशल प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसके कारण भी क्या होता है? स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, रिज्यूम बिल्डिंग। रिज्यूम को आप CV भी बोल लो, चाहे रिज्यूमे बोल लो, चाहे रिज्यूम बोल लो, मतलब एक ही निकलेगा। रिज्यूम का सिंपल सा मतलब ये है, अगर हम किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे खुद के फिज़िकली वहाँ जाने से पहले या फिर हमारी खुद की उनसे पर्सनली बात होने से पहले एक डाटा शीट जाती है, एक तरीके का एक शीट जाती है, उसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स लिखी हुई होती है, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा ईमेल, हमारा फ़ोन नंबर, हमारे जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स हैं, हमारा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, हमारी हॉबीज़ है, XYZ चीज़ जो हमारे बारे में सामने वाली कंपनी को एक व्यू दे, उसे रिज्यूम में कहा जाता है। आपने देखा होगा रिज्यूम कैसा होता है, CVs कैसे होते हैं। ठीक है, उस पर आपका साइड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होता है ताकि एक पहचान हो सके कि इस व्यक्ति का ये रिज्यूम आया है। तो हमारे जाने से पहले हमारे बारे में जो एक शॉर्ट डिटेल ऑन शीट जाती है किसी भी कंपनी को जहाँ पर हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, दैट इज़ नोन एज रिज्यूम। ओके, नेक्स्ट, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल का बेसिक सा डिफरेंस आप ये समझ लो। हार्ड स्किल वो है जिस चीज़ के लिए हमने मेहनत की है, हमारी एजुकेशन के लिए हमने मेहनत की है, हमारी फिटनेस के लिए हमने मेहनत की है, हमारी जॉब के लिए हमने मेहनत की है, हमने कोई XYZ ऐसा काम किया है जिसको हमने खुद मेहनत करके अचीव किया है, वो है हार्ड स्किल। और सॉफ्ट स्किल वो है जो हमें बाय बर्थ मिली है। मीन्स अगर आप लड़के हो तो आप बाय बर्थ लड़के हो, उस चीज़ के लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है। अगर आप एक रिच फैमिली में पैदा हुए हो तो उस चीज़ के लिए आपने मेहनत नहीं की है, आप ऑलरेडी एक क्या हो, एक वेल्दी फैमिली में आपने जन्म लिया है, तो वो काय में आ जाएगा, सॉफ्ट स्किल में। हार्ड स्किल वो है जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल वो चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी मिली है बाय पेरेंट्स, बाय बर्थ, हमारे आसपास के माहौल से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक टू वे बातचीत होती है। मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ अभी इसके थ्रू। कम्युनिकेशन 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, सेंडर, रिसीवर एंड देन फीडबैक। एक सेंडर है, एक रिसीवर है और फिर इस रिसीवर का फीडबैक है। जब तक सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुँचाएगा, रिसीवर उसे समझेगा, उसे परखेगा कि उसे कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, उसके बाद वो अपना फीडबैक भेजेगा, तब जाके ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा होता है। कम्युनिकेशन बहुत सारी तरीक़ों से की जा सकती है। आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू बात कर सकते हैं, आप चैटिंग के थ्रू बात कर सकते हैं,
और आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आप मेल भेज सकते हैं, आप लेटर्स भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेंडर जो शुरुआत में बात भेज रहा है, रिसीवर जिसको वो इंफॉर्मेशन या फिर वो टेक्स्ट मैसेज मिल रहा है, और उसके बाद उसका रिप्लाई आना, उसका फीडबैक आना, उसका रिव्यू आना, तब जाके हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सबके लिए। कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू जो हमें टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रही है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको आजकल ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है। आप अपने घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपका यूनिवर्सिटी है। आपकी यूनिवर्सिटी में आपको आज से 2 साल पहले का कोई रिज़ल्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ICT में ये होता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, डिजिटल्स होते हैं। तो जो क्लाउड एक इसका फंडामेंटल है। क्लाउड एक तरीके का स्टोरेज होता है जो हमें ख़रीदना पड़ता है या हमें रेंट पे लेना पड़ता है, वो इसी में आएगा, ICT में ही आएगा। तो क्लाउड में क्या होता है, हम हमारा सारा डाटा जो पुराना है वो स्टोर कर सकते हैं। या आपने फ़ोन्स में भी सुना होगा कि आजकल क्लाउडिंग बहुत चल रही है, क्लाउड स्टोरेज बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर हम इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमें 2 साल पहले का कोई डाटा निकालना है या फिर हमारा कोई रिज़ल्ट निकाला है, तो 2 साल पहले का वो रिज़ल्ट कहाँ स्टोर होगा? हमारी यूनिवर्सिटी में क्लाउड के थ्रू स्टोर होगा। वो क्लाउड में हम हमारा एनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो हमें वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो वो कहाँ स्टोर था? वो क्लाउड में स्टोर था। ठीक है। टेक्नोलॉजी के मदद से चाहे अब पढ़ाई करो, आजकल हॉस्पिटल सर्विसेज भी मिल रही हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड करवा देते हैं। लेजर सर्जरीज होती है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही की जाती है। कि मीन्स लाइक कुछ तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी है कि मीन्स लाइक डॉक्टर किसी और स्टेट या सिटी में है और पेशेंट किसी और स्टेट या सिटी में है, तो उसके थ्रू भी वो ऑपरेशन पूरा तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, बट ये किसके अंडर आ रही है? ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आ रही है। अगर ये आए, वैसे 90% इसके चांसेस है कि ये ज़रूर आएगा। गया है तो आप ये क्लाउड वाला एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में ज़रूर लिख के आइएगा। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत एक मेजर डाटा के लिए रन करती है, जैसे बैंक्स होते हैं, उनके पास करोड़ों जो उनके बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनका डाटा होता है। वो कहाँ स्टोर करते हैं? आप इतने सारे पेपर्स और एक तरीके से इतना तो आप मैनेज नहीं कर सकते ना, तो वो कहाँ स्टोर होता है? क्लाउड पे। और ये क्या है? ये इसी का एक टर्म है। क्लाउडिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटलिंग, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल एडिकेट्स। डिजिटल एडिकेट्स का मतलब ये है कि हम अगर किसी को ईमेल भेज रहे हैं, हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो वो पूरी प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। हाय, हेलो, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते। जब हमारी बात की स्टार्टिंग करेंगे, डियर सर, रिगार्ड रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करके हम क्या करेंगे? हमारी बात की शुरुआत करेंगे। डिजिटल मतलब हम जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एडिकेट्स मतलब हम जो मैनरिज्म होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे, एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी यार बोला, अब हाय हेलो बोलकर उस चीज़ को नहीं स्टार्ट कर सकते, बिकॉज अब वहाँ पर अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप ईमेल लिख रहे हो, भले आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म के अंदर आनी चाहिए। ठीक है। एडिकेट्स ये यहाँ पर हमारे सारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हुए हैं। आप इनको ज़रूर देख लेना। ये BBA एंड BCom फर्स्ट ईयर दोनों में काम आएंगे। ठीक है। थैंक यू।